प्रिंस बनना चेंग यान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा हो। आपकी उच्चता, जागिए। उसने अपना सिर हटा लिया, लेकिन जो आवाजें उसने सुनी थी वे गायब नहीं हुई, बल्कि वे और भी तेज हो गई। फिर उसने महसूस किया कि किसी ने उसके आस्तीन को धीरे से खींचा। आपकी उच्चता, मेरे शाही प्रिंस। चेंग यान ने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। उसने उन चीजों में से कोई भी नहीं देखा जिनके साथ वह परिचित हो चुका था। स्क्रीन गायब थी, मेज गायब थी, और साथ ही वह दीवार भी गायब थी जिसे उसने पोस्ट इट से सजाया था। इसके स्थान पर एक अजीब दृश्य था। छोटे लाल एंट के घरों की कतारें, एक गोल सार्वजनिक चौक जिसमें लोग भरे हुए थे, और एक दरवाजे के आकार का फांसी का फंदा जो चौक के बीच में खड़ा था। वह एक उठे हुए मंच पर बैठा था जो चौक के दूसरी ओर था। जिस कुर्सी पर वह बैठा था वह उसकी सामान्य मुलायम घुमावदार कुर्सी नहीं थी, बल्कि एक ठंडी और कठोर लोहे की कुर्सी थी। उसके पास बैठे लोग ऐसे थे जिनकी निगाहें उस पर जमी हुई थीं। उनमें से कुछ युवा महिलाएं थीं जो मध्ययुगीन समय की महिलाओं की तरह कपड़े पहने हुए थीं, जैसा उसने पश्चिमी फिल्मों में देखा था, और वे आपस में हंस रही थीं। मैं धरती पर कहां हूं? क्या मैं अपने ब्लूप्रिंट्स पर काम नहीं कर रहा था? चेंगयान का मन खाली था। शायद 3 लगातार दिन काम करने के कारण जो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका चुके थे। उसे आखिरी याद यह थी कि जब वह अंततः टूट गया, उसका दिल अनियमित रूप से धड़कने लगा, और वह बस इतना चाहता था कि वह ऑफिस की मेज पर थोड़ी देर आराम कर सके। आपकी उच्चता, कृपया अपना निर्णय जल्द ही सुनाए। वक्ता वह व्यक्ति था जिसने चुपचाप उसकी आस्तीन खींची थी। उसका चेहरा बूढ़ा था, लग रहा था कि वह 50 या 60 साल का था, और उसने एक सफेद वस्त्र पहन रखा था। पहली नजर में वह गैंडल्फ जैसा दिखता था, द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स से। क्या मैं सपना देख रहा हूं? चेंग यान ने अपने सूखे होंठ चाटते हुए सोचा। निर्णय? कौन सा निर्णय? उसे जल्द ही पता चल गया। सार्वजनिक चौक में लोग फांसी की दिशा में देख रहे थे, अपनी मुट्ठियां लहरा रहे थे, और जितना जोर से चिल्ला सकते थे चिल्ला रहे थे। कुछ ने तो फांसी के फंदे पर पत्थर भी फेंके। चेंग यान ने केवल फिल्मों में ही इस तरह की प्राचीन मृत्यु की विधि देखी थी। फांसी का फंदा 2 खंभों से विस्तारित होता था जो एक उठे हुए आधार से लगभग 4 मीटर ऊंचे थे। खंभों के ऊपरी सिरे एक क्रॉसबीम से जुड़े हुए थे, जिसमें जंग लगे धातु के छल्ले थे, जिनसे एक मोटी रस्सी को डालकर दूसरे छोर से निकाल दिया गया था। रस्सी का एक सिरा फांसी के फंदे के ढांचे से बंधा था, और दूसरा सिरा अपराधी की गर्दन के चारों ओर बंधा था। इस अजीब दृश्य में उसने पाया कि उसकी दृष्टि असाधारण रूप से अच्छी हो गई थी। उसे सामान्यतः कंप्यूटर स्क्रीन पढ़ने के लिए चश्मे की आवश्यकता होती थी, लेकिन अब वह बिना चश्मे के 50 मीटर दूर फांसी के फंदे का हर विवरण स्पष्ट रूप से देख सकता था। अपराधी का चेहरा अड़का हुआ, और उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे बंधे हुए थे। उसकी गंदी ग्रे पोशाक एक चिथड़े की तरह थी। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसकी टखने, जो उसका एकमात्र हिस्सा था जो उजागर था, ऐसे दिख रहे जैसे वे छूने से टूट सकते थे। उसकी हल्की सी उभरी हुई छाती से पता चलता था कि वह एक महिला थी। वह ठंडी हवा में बुरी तरह कांप पर ही थी, फिर भी वह स्पष्ट रूप से अपनी सीधी मुद्रा बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, चेंगयान ने सोचा, वास्तव में इस महिला ने ऐसा कौन सा अपराध किया है कि इतने सारे लोग उसे फांसी पर चढ़ाने के लिए गुस्से में हैं? जैसे ही उसने सोचा, यादें अचानक से उसके पास आने लगीं, और उसके सवाल का जवाब अचानक उसके सामने आ गया। चेंगयान की यादें जैसे कि अचानक चालू हो गई हो, और उसने स्थिति का कारण समझ लिया, और उसके सवाल का जवाब लगभग एक ही समय पर। वह एक चुड़ैल थी। चुड़ैलें शैतान के प्रलोभन में गिरकर पतित हो गई थीं, और अब अशुद्धता की अवतार थीं। आपकी उच्चता? गैंडल्फ ने सावधानी से आग्रह किया। चेंग यान ने बूढ़े आदमी की ओर देखा। ओह, वास्तव में उसे बारोव कहा जाता है, न कि गैंडल्फ। वह वित्त मंत्रालय के सहायक मंत्री थे, और सरकारी मामलों में मेरी मदद करने के लिए भेजे गए थे। जहां तक मेरा सवाल है, मैं ग्रेस्केल साम्राज्य का चौथा राजकुमार हूं, जिसका नाम रोलांड है, और मैं इस जगह का प्रभारी हूं जिसे बॉर्डर टाउन कहा जाता है। ये निवासियों थे जिन्होंने चुड़ैल को पकड़ा और गिरफ्तार किया, और उसे तुरंत न्यायालय में ले आए। नहीं, यह पुलिस स्टेशन था, नहीं, यह न्यायालय था। वारंट जिसे आमतौर पर स्थानीय भगवान या बिशप द्वारा जारी किया जाता था, इस मामले में मेरे द्वारा जारी किया गया था। उसकी स्मृति ने हर सवाल का जवाब बिना किसी झिझक के दिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी ये यादें उसके व्यक्तिगत अनुभवों से आई हो, बजाय उसके व्यापक अध्ययन से प्राप्त ज्ञान के।
यह उसे भ्रमित कर रहा था। क्या सपना कभी इतना विस्तृत हो सकता है? इसलिए क्या यह सपना नहीं है? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं मध्यकालीन यूरोप के अंधेरे युग में समय यात्रा कर आया हूं और रोलैंड बन गया हूं? क्या मैंने एक सामान्य ड्राफ्ट्समैन से एक प्रतिष्ठित राजकुमार में परिवर्तन किया है? भले ही ये क्षेत्र बंजर और पिछड़ा हुआ दिखता है और मैंने इतिहास की किसी पुस्तक में ग्रेकेसल के राज्य का नाम नहीं देखा है। खैर, अब मुझे आगे क्या करना चाहिए? मैं इस सवाल को अलग रखूंगा कि समय यात्रा जैसी वैज्ञानिक रूप से असंभव चीज कैसे हुई। अभी मुझे इस सर्कस को समाप्त करने की आवश्यकता है। सभ्यता से पहले इन दैनीय जादूगरनियों के लिए आपदा और दुर्भाग्य को दोष देने के लिए आम था, लेकिन चेंग यान ऐसा नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि उन्हें मार दिया जाए ताकि दर्शकों की काली इच्छाओं को पूरा किया जा सके। उसने बारोव के हाथों से औपचारिक लिखित आदेशों को छीन लिया, उन्हें जमीन पर फेंक दिया, अपने हाथ फैलाए और सुस्ताते हुए कहा, मैं थक गया हूं। निर्णय को एक और दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। अदालत बर्खास्त। चेंग यान ने बिना सोचे समझे या बिना विचार के कार्य नहीं किया। इसके बजाय यह उसकी स्मृति के विस्तृत पुनस्मरण के अनुसार था कि राजकुमार कैसा व्यवहार करता था और उसने केवल उनके इच्छुक व्यवहार को फिर से पेश किया। चौथा राजकुमार रोलैंड वास्तव में बिगड़ा हुआ और घृणित था और जो चाहे किया। निस्संदेह एक 20 साल के अनियंत्रित राजकुमार के लिए अच्छी तरह से शिक्षित होना असंभव था। नोबल के सदस्य जो उसके साथ बैठे थे वे अचंभित लग रहे थे, लेकिन कवच पहने हुए एक लंबा आदमी खड़ा हुआ और बहस करने लगा। आपका उच्चतम, यह मजाक नहीं है। सभी जादूगरनियों को पहचान होते ही तुरंत मार देना चाहिए, अन्यथा अगर अन्य जादूगरनियां उसे बचाने का प्रयास करती हैं तो क्या होगा? चर्च को इसमें शामिल होना पड़ेगा यदि वे इसके बारे में जानते हैं। कार्टर लैंडिस, यह खूबसूरत आदमी मेरा चीफ नाइट है। चेंग यान ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। क्यों? क्या आप डरे हुए हैं? उसकी आवाज, जो साफ साफ अपमान से भरी हुई थी, स्वाभाविक लग रही थी। कैसे कोई आदमी जिसकी भुजाएं सामान्य व्यक्ति से मोटी हों, हमारी जेल में जादूगरनियों के घुसने की चिंता कर सकता है? क्या वह वास्तव में सोचता है कि जादूगरनियां शैतान की मुखपिष्ट हैं? क्या कुछ और जादूगरनियों को पकड़ना बेहतर नहीं होगा? जब कार्टर चुप रहा, चेंग यान ने अपने व्यक्तिगत गार्डों को संकेत दिया और छोड़ दिया। कार्टर ने एक पल के लिए सोचा, फिर उसने गार्डों का पीछा करने का निर्णय लिया और प्रिंस रोलैंड के पास चलने लगा। अन्य रईस खड़े हुए और राजकुमार को सलाम किया, लेकिन चेंग यान उनकी आंखों में अवमानना और तिरस्कार देख सकता था। कीप में वापस, जिसे बॉर्डर टाउन के दक्षिण में स्थित महल माना जाता था, उसने अपने गार्डों को आदेश दिया कि वे चिंतित सहायक मंत्री को प्रवेश करने से रोकें ताकि वह स्वयं थोड़ी राहत प्राप्त कर सके। एक व्यक्ति के रूप में जिसने आमतौर पर अपने समय का 90% एक कंप्यूटर के सामने बैठने में बिताया, उसने दर्शकों के सामने बोलने में खुद को पार कर लिया था। अपनी नव प्राप्त स्मृतियों का उपयोग करते हुए चेंग यान ने अपना शयन कक्ष ढूंढा और फिर बिस्तर पर लंबे विश्राम के लिए बैठ गया, जिसने उसे सामान्य स्थिति को पुनः प्राप्त करने की अनुमति दी। वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण मामला उसकी स्थिति को स्पष्ट करना था। राजकुमार किंग्स सिटी में आराम से क्यों नहीं रह रहा है, बल्कि इस सुनसान भूमि में क्यों भेजा गया है? उत्तर स्वतः ही प्रकट हुआ और उसे हक्का बक्का छोड़ गया। रोलैंड विंबलडन को सिंहासन के लिए लड़ने भेजा गया था। यह सब तब शुरू हुआ जब ग्रेकेसल के राजा विंबलडन III ने चकित होते हुए घोषणा की, इस राज्य का उत्तराधिकार उम्र के आधार पर नहीं होगा, बल्कि शासन की क्षमता के आधार पर होगा। फिर उसने अपने बड़े हो चुके बेटों और बेटियों को विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया और 5 साल बाद वह उनके शासन के स्तर के आधार पर अपने उत्तराधिकारी का निर्णय लेगा। हालांकि मेरिटोक्रेसी के विचार और लिंग समानता उन्नत और भविष्यवादी लग रहे थे, वास्तविकता में उन्हें लागू करना मुश्किल था। कौन यह गारंटी दे सकता है कि पांचों बच्चे समान प्रारंभिक परिस्थितियों का सामना करेंगे? आखिरकार यह कोई रियल टाइम रणनीति खेल नहीं था। अपनी नई जानकारी के अनुसार दूसरा राजकुमार को बॉर्डर टाउन से बेहतर क्षेत्र दिया गया था। इसके अलावा पांचों में से कोई भी इतना बुरा स्थान नहीं था जितना कि बॉर्डर टाउन, और इस तरह उसे एक बड़ा नुकसान हुआ। इसके अलावा वह सोच रहा था कि शासन के स्तर का आकलन कैसे किया जाएगा। जनसंख्या द्वारा? सैन्य शक्ति? आर्थिक स्थिति?
विंबलडन 3 ने इन मापदंडों का उल्लेख नहीं किया, न ही उसने उनकी शासन विधियों पर कोई प्रतिबंध लगाया। क्या होगा यदि किसी ने गुप्त रूप से अन्य उम्मीदवारों को मार डाला? तो क्या होगा? क्या रानी खड़ी होकर देखेगी कि उसके बच्चे एक दूसरे को मारते हैं? रुको, उसने ध्यान से एक और स्मृति को याद किया। यह सही है, एक और बुरी खबर है कि रानी 5 साल पहले मर गई। चेंग यान ने गहरी सांस ली। यह स्पष्ट रूप से सामंती युग का बर्बर और अंधकारमय समय था। जिस तरह लोग जादूगरनियों को बिना सोच समझे मारना चाहते थे, उसने उसे कुछ संकेत देने के लिए पर्याप्त था। फिर भी भले ही वह उत्तराधिकार को प्राप्त नहीं करता, वह हमेशा ग्रेकेसल के राजकुमार के खून का अभिशप्त रहेगा और एक रियलम का लॉर्ड होगा जब तक कि वह जीवित है। इसके अलावा अगर मैं राजा बन गया तो क्या? इंटरनेट या आधुनिक सभ्यता के अन्य आराम नहीं है। स्थानीय लोगों की तरह मुझे केवल जादूगरनियों को जलाने में मजा आएगा, और एक ऐसे शहर में रहना जहां गंदगी को कहीं भी और हर जगह निष्कासित और फेंक दिया जाता है। क्या मैं अंततः ब्लैक डेथ का शिकार नहीं हो जाऊंगा? चेंग यान ने अपने उलझे हुए विचारों को दबाया और अपने शैनक्ष के आईने के पास चला गया। आईने में उसे देखता आदमी हल्के भूरे बालों वाला था, जो कि शाही परिवार की सबसे विशिष्ट विशेषता थी। हालांकि उसके चेहरे के नैन नक्श सामान्य थे, लेकिन उसका चेहरा ठीक तरह से आकार में नहीं था और शाही स्वभाव से रहित था। उसके पीले चेहरे से उसकी शारीरिक कसरत की कमी स्पष्ट हो रही थी। उसे अपनी नई यादों से याद आया कि उसने राजा के शहर में न तो शराबक अधिक सेवन किया और न ही महिलाओं के साथ। उसके कुछ यौन संबंध जरूर थे और वे सभी सहमति से थे। उसने कभी किसी को किसी संबंध में मजबूर नहीं किया था। उसे अपने समय यात्रा का एक संभावित कारण भी मिल गया। अपनी पनी की एक परियोजना में प्रगति करने की तत्परता के कारण उसके बॉस ने उसके लिए लगातार रातों को ओवरटाइम का काम तय किया था, जिससे उसकी थकावट से मौत हो गई थी। ऐसे मामलों में आमतौर पर पीड़ित कोडर्स, यांत्रिक इंजीनियर्स और प्रोग्रामर्स होते हैं। छोड़ो, चाहे जो भी हो, कम से कम मुझे एक अतिरिक्त जीवन का बराबर मिला और इसलिए मुझे वास्तव में बहुत शिकायत नहीं करनी चाहिए। उसे इस तथ्य का बोध होने लगा कि वह शायद आने वाले दिनों में इस जीवन के साथ समायोजित हो जाएगा, लेकिन फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण मिशन यह था कि वह प्रिंस रोलैंड के रूप में अच्छा प्रदर्शन करे और किसी को इसका पता न चलने दे। अन्यथा वे ये मान सकते हैं कि शैतान ने असली प्रिंस रोलैंड का कब्जा कर लिया है और उसे तुरंत जलाकर मार डाला जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण, अच्छा जियो। चेंग यान ने गहरी सांस ली और आईने की ओर फुसफुसाया। अब से मैं रोलैंड हूं। रोनेल्ड उस चुड़ैल से मिलने जाता है ताकि यह पता चल सके कि उसके साथ वास्तव में क्या हुआ था और वह चुड़ैल कैसे बन गई। कार्टर लैनिस, प्रमुख शूरवीर, ने कहा। जैसे ही उसे पता चला कि राजकुमार चुड़ैल से मिलने की योजना बना रहा है, वह तुरंत दौड़ता हुआ आया और राजकुमार से वापस लौटने की विनती की। उसने राजकुमार के आदेश को स्वीकार नहीं किया और जाने से इनकार कर दिया। न तब जब राजकुमार अपनी सुरक्षा की पूरी तरह से उपेक्षा करता दिखाई दिया। कैसे एक इतना लंबा और सुंदर आदमी इतना डरपोक हो सकता है? रोलैंड ने सोचा। उसने इच्छा की कि कोई कार्टर का मुंह बंद कर दे। अगर आप बुराई को सीधे आंखों में देखने का साहस नहीं करते हैं, तो आप इसे हराने का साहस कैसे करेंगे? मुझे लगा कि आप ये जानते थे, उसने कहा। बुराई से लड़ने से पहले किसी को अपनी ताकत का पता होना चाहिए। लापरवाही बहादुरी नहीं है। कार्टर ने प्रतिवाद किया। आपका मतलब है कि आप एक कमजोर दुश्मन के खिलाफ न्याय की रक्षा करेंगे, लेकिन एक श्रेष्ठ दुश्मन के सामने आंखें मूंद लेंगे? रोलैंड ने चुनौती दी। नहीं, आपके महामहिम, मेरा मतलब, कार्टर हकलाते हुए बोला। इससे पहले आप चुड़ैल के हमले से डरते थे और अब आप एक छोटी लड़की से मिलने से भी डरते हैं। हमारे प्रमुख शूरवीर वास्तव में अद्वितीय हैं। हालांकि प्रमुख शूरवीर बातूनी था, वह बहस में कुशल नहीं था और इसलिए रोलैंड जैसे चतुर वक्ता के सामने असहाय था। जल्द ही दल कालकोठरी की सबसे निचली मंजिल पर पहुंच गया। यह मंजिल ऊपर की मंजिलों से कई गुना छोटी थी, जिसमें केवल 2 कोशिकाएं थीं। कैस्टेलन ने दीवारों पर मशालें जलाई और जैसे ही अंधेरा छटा, रोलैंड ने चुड़ैल को उसकी कोठरी के एक कोने में सिकुड़ा हुआ देखा। यह पहले से ही देर से शर्द तो थी और कालकोठरी का तापमान इतना कम था कि लोग सांस लेते समय सफेद कोहरा देख सकते थे। रोलैंड ने रेशमी अस्तर वाले फर कोट पहना था और इसलिए उसे ठंड महसूस नहीं हुई, लेकिन लड़की ने केवल एक पतला वस्त्र पहना था जो उसके शरीर को पूरी तरह से ढक नहीं पा रहा था और इसलिए उसकी खुली बाहें और पैर बर्फ जैसे सफेद हो रहे थे।
अचानक जलती मशालों की रोशनी ने उसे दूर कर दिया और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। लेकिन जल्द ही वह अपनी आंखें खोलने और सीधे दल की ओर देखने में सक्षम हुई। ये एक जोड़ी पीली नीली आंखें थीं, जो भारी बारिश से पहले एक शांत चील जैसी दिखती थीं। चुड़ैल के चेहरे पर कोई डर नहीं था और न ही कोई गुस्सा या नफरत का कोई संकेत था। एक पल के लिए रोलैंड को यह भ्रम हुआ कि वह एक कमजोर छोटी लड़की को नहीं देख रहा था, बल्कि एक ऐसी छाया को देख रहा था जिसने लपटों को निगल लिया था। उसे ऐसा लगा जैसे मशालें थोड़ी मंद हो गई हों। लड़की ने दीवार के सहारे खड़े होने की कोशिश की, लेकिन उसकी धीमी गति ने उसे ऐसा बना दिया मानो वह कभी भी गिर सकती है। अंततः वह अपने पैरों पर खड़ी हो गई और प्रकाश की ओर झिझकते हुए चल पड़ी। ये अधिकांश दल के सदस्यों को भय से कांपने और 2 कदम पीछे हटने के लिए पर्याप्त था। केवल प्रमुख शूरवीर ने अपनी जगह बनाई और राजकुमार की डाल बनाई। तुम्हारा नाम क्या है? रोलैंड ने शूरवीर के कंधे पर थपथपाया ताकि उसे यह संकेत मिल सके कि उसे इतना नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। एना, उसने उत्तर दिया।